हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। 6.2 में हम आपको आज बताएंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है, यानी प्रमेय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे प्रमेय, जो कि हमारी 6.1 प्रमेय और 6.2 हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन क्लास और प्रश्नावली 6.1 की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज करते हैं थेल्स प्रमेय, समझते हैं पहले कि थेल्स प्रमेय क्या होती है हमारे पास। तो हमारे पास ये प्रमेय दे रखी है, प्रमेय है 6.1। अब 6.1 प्रमेय क्या है उसको समझ लेते हैं हम। 6.1 प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जैसे त्रिभुज ए बी सी है, ये इसमें हमने एक रेखा खींची, समांतर रेखा बी सी के समांतर डी ई रेखा, जो कि ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर काट दिया। फिर मैंने यहाँ से एक लंब डाला ए डी पर, जो कि ई एन है, और यहाँ से मैंने ई पर ई पर एक लंब डाला डी एम, जो कि किस पे, ए ई पे। तो हम जब इसकी रचना करते हैं तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हमें सिद्ध करना है कि कैसे कैसे करना है, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। तो दिया है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो दिया, एक मिनट सही से कर लेते हैं इसको। दिया है यहाँ लिखेंगे हम, नीचे थोड़ा हम लिखते हैं यहाँ दिया है। क्या क्या दिया है वो लिखेंगे पहले सबसे। तो हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें यानी त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, भुजा। भुजा कौन सी भुजा है हमारी, भुजा बी सी। भुजा बी सी है ना ये वाली, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची है। तो भुजा बी सी के समांतर कौन सी एक रेखा खींची हमने, कौन सी रेखा खींची है, एक रेखा डी ई। कौन सी खींची है रेखा, डी ई, ये वाली रेखा खींची हमने। तो हमने लिख लेंगे डी ई, समांतर रेखा खींची हमने, बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची। ठीक है, खींची। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी क्या कर रही है, देखो ये ए बी को बिंदु डी पर काट रही है और ए सी को किस पे काट रही है, ई पे। तो हम यहाँ लिख देंगे जो ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु किस पे काट रही है, एम पर, सॉरी ई पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, एक ही बात है, काटती है। ठीक है, अब जब ये हमें काट रही है तो हमें सिद्ध क्या करना है इससे। अब हमें सिद्ध भी तो करना होगा कुछ, क्यों लिख रहे हैं हम इसको, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, हमारे पास जो ए डी है भुजा, यानी ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी बी, और बराबर किसके हो जाएगा हमारा, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इस थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो देखो कैसे हमें सिद्ध करना है वही हम लिखेंगे अब आगे। तो इसके लिए मैं अगर नेक्स्ट पेज ले लूँ, इसको मिटा दूँ, ये आप इसको नोट डाउन करोगे, मैं इसको मिटा के यहीं पे करूँगा। ठीक है, इसी पेज पे। तो मान लो मैंने क्या किया, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले। मैंने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए एक नया पेज ले लिया। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने अभी क्या बताया आपको, हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ से रचना की, अब मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने रचना की तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डी जो है हमारी क्या है, डी से हमारे पास क्या है, डी से ए सी कहाँ है हमारी, देखो डी से ए सी पर एक डी एम लंब डाला गया है। क्या है, डी एम लंब है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डी से ए सी पर क्या है, एक डी एम लंब है। ठीक है, लंब खींचा गया। और आगे मैं इसको क्या लिखूंगा, और आगे देखो, आगे हमारे पास ए बी, अब ये ए बी है, इससे हमने ई से एक लंब डाला है, यानी ए बी
पर किससे, ई से ई एन लंब डाला है। क्या है, ई एन लंब है, ठीक है, ई एन लंब है। आगे हमसे क्या कह रहा है, अब आगे हम क्या लिखेंगे बताओ। आगे हम लिखेंगे कि बी, हमारे पास बी जो है यानी बी और ई और सी और डी को मिलाया, फिर हमने क्या किया है, फिर हम यहाँ लिखेंगे फिर बी और ई यानी बी ई तथा, यहाँ पे तथा लिखेंगे हम, बी ई तथा डी सी, बी सी तथा बी ई तथा डी सी को मिलाया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रमाण पे चलता हूँ इसके। अब क्या करेंगे, हम प्रमाण पे चलेंगे, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो प्रमाण पे जैसे ही मैं चलूँगा तो देखो प्रमाण क्या निकलेगा। अब इससे हमने इतना जो किया, इससे हमारा प्रमाण क्या निकलेगा, प्रमाण। तो वो चलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, 1/2 और गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, यही होता है। अब हम इसी से सिद्ध करेंगे, इस फॉर्मूले से। तो जब इससे हम आगे चलते हैं तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो हमने प्रमाण निकाला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमें करना है। तो मैं मान लो पहले चलता हूँ कि ए त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ए और डी और ई, कौन सा, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। तो इसका त्रिभुज और दूसरा लेंगे बी डी ई में, यानी बी कहाँ है हमारा, बी और डी और ई, बी डी ई इस वाले में। तो जब हम दोनों से चलेंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि त्रिभुज, अब लिखेंगे हम यहाँ, अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई। तो बी डी ई में अगर इनका मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि त्रिभुज ए डी ई, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई, मैं त्रिभुज लिखूंगा यहाँ ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में अगर मैं कर दूं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो देखो बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा 1/2 गुणा में आधार, यही होगा, और गुणा में ऊंचाई, और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 और गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, राइट, यही होगा। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो हमारे पास त्रिभुज जो ए डी ई है, ए डी ई, इसके लिए मैं मान लेता हूँ आधार मेरा कितना है, ए डी। तो मैं आगे यहाँ से करूँगा, इसके लिए 1/2 और ए डी, इसका मैंने आधार मान लिया ए डी, और गुणा में क्या आ जाएगा मेरे पास, ई एन। ई एन क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए डी ई लिया है ना मैंने, तो ई एन ले लिया। ई एन मान लेता हूँ मैं ऊंचाई इसकी, ई एन क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ई एन लिख दी मैंने यहाँ पे ऊंचाई। अपॉन में देखो मेरे पास यहाँ पे 1/2 लूँगा, और इसके लिए मैंने मान लिया बी डी बी, क्या मान लिया, आधार, इसकी बी डी ई के लिए मैंने आधार मान लिया बी डी, यानी डी बी लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, डी बी। तो जब मैं डी बी इसको अगर लिखता हूँ डी बी, ठीक, डी बी, और गुणा में क्या लिखूँगा, ई एन। अब मेरे पास इस यहाँ से देखो ये कट जाएगा, और इस ई एन से ये ई एन कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ए डी अपॉन में डी बी, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब तक हमने त्रिभुज कौन सी वाली, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, इन दोनों से निकाला, तो हमारा निकल के आया ए डी अपॉन में डी बी रेशियो। अब हमारे पास और एक त्रिभुज बची है, कौन सी, बी डी ई, तो बी डी ई और एक त्रिभुज लेंगे हम सी ई डी को, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। तो जब इससे करेंगे तो देखो कैसे आएगा, आगे करेंगे। अब हम इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके लिए। अब देखो मैंने अभी आपको क्या दिखाया, ए डी ई और बी डी ई। अब मैं करूँगा त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ई सी डी, यानी त्रिभुज ई सी डी, इस वाले में ए ई
डी और ई सी डी, ये वाला त्रिभुज, और ए ई डी इसमें। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमने पेज लिया है नेक्स्ट, यानी ये वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ई सी डी, इन दोनों का क्या करूँगा मैं, क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल जब निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, और अपॉन में लिखूंगा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई होता है, ठीक है। सेम इसका भी नीचे यही आएगा, 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। अब हमें पता है कि जब आधार इसके लिए हम इस ए ई डी के लिए आधार मान लेता हूँ मैं ए ई, क्या मानूंगा ए ई, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको इस पेज पे। ए डी के लिए हम क्या मानेंगे, ए ई डी के लिए मानेंगे ए ई, इसको मैं आधार मान लेता हूँ, और डी एम क्या मान लूँगा, इसकी ऊंचाई, डी एम इसमें क्या मान लूँगा, इस वाले को ऊंचाई। और नेक्स्ट जो नीचे वाला है उसके लिए, यानी ई सी डी के लिए मैं क्या आधार क्या मानूंगा, ई सी, इस वाले को आधार मानूंगा, और ऊंचाई क्या मानूंगा, डी एम ही रहेगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये वाली ऊंचाई हो जाएगी इसके लिए। तो हम क्या लिखेंगे आगे, मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 और गुणा में क्या आ जाएगा, ए ई मान लिया हमने, और गुणा में डी एम क्या मान ली, ऊंचाई। सेम 1/2 आएगा इसके नीचे भी, क्योंकि क्षेत्रफल तो यही होता है। और ये हो जाएगा हमारा ई सी, क्या हो जाएगा, ई सी, और गुणा में डी एम इसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ से अगर इसको काटना चाहूँ तो ये हमारे पास कट जाएगा, यानी इस डी एम से ये डी एम कट जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए ई अपॉन में क्या निकल के आया, ई सी। ये हमारा निकला समीकरण नंबर 2। अब यदि मैं आगे इसको करना चाहूँ, आगे कैसे करेंगे, देखो 2 समीकरण अभी तक हमारे पास निकल गए। अब जब तीसरा समीकरण बनाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो आप चित्र पे देखो एक बार जाके, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि बी डी ई, हमारे पास बी डी ई, ये वाली त्रिभुज जो कि है हमारा इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, बी डी ई का त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, हमारा क्षेत्रफल सी ई डी के, किसके, सी ई डी के, क्योंकि ये वाली त्रिभुज तो दोनों समान है। अब ये कैसे समान है, क्योंकि देखो ये वाली भुजा, ये भुजाएं जब इसको बीच में काट रही है तो ये यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ये वाली त्रिभुज हमारी बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों कैसी हो जाएंगी, आपस में इनके क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो जब इसके क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज हम यहाँ लिखेंगे इसको कि त्रिभुज बी डी ई और बराबर होगा हमारा, सॉरी यहाँ एरिया, क्षेत्रफल भी तो लिखना है, हमें क्या लिखना है, बी डी ई का हमें क्षेत्रफल से ही तो करना है, क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा त्रिभुज सी और ई डी का क्षेत्रफल। जब मैं ये करूँगा, अच्छा ये तीसरा है, ये अलग है, ये सेकंड निकल के आया है, ये अलग है हमारा। अब जब ये करूँगा मैं तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। ये क्या आएगा, समीकरण नंबर 3 निकल के। जब समीकरण 3 आएगा तो मैं बी डी ई, देखो हमने पीछे पेज पे जो किया था, पीछे पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ ले जाके अभी। अब देखो हम अब चलते हैं, हमारा थर्ड समीकरण बन गया। कैसे बन गया, मैंने अभी बताया आपको कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो वो कैसी बनती है, समान। तो वही हमने बनाया, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। अब हम चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या निकल के आया है कि समीकरण 2 निकला था त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल, और अपॉन में क्या होगा, त्रिभुज ई सी, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो ये हमारे बराबर किसके थे, क्या निकल के आया इसके बराबर, ए ई अपॉन में ई सी, यही निकल के आया। अब इसके बराबर देखो हम रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी जगह तो रख लिया। अब देखो हम समीकरण थर्ड की मदद लेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब हम करेंगे तो समीकरण इन दोनों को जब बराबर रखेंगे तो सी ई डी, अब यहाँ देखो आप सी ई डी, तो सी ई डी बराबर हमारा क्या है, त्रिभुज बी डी ई। तो हम जब समीकरण फर्स्ट देखते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या था, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, हमारा समीकरण फर्स्ट क्या बना था। समीकरण फर्स्ट हमारा बना था कि ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में बी डी ई का क्षेत्रफल, यही तो बना था, ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में बी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम आगे इस पे क्या करेंगे, हमारे पास ए डी ई हमने यहाँ पे देखो क्या माना है, यहाँ पे माना है हमने
BDE का क्षेत्रफल बराबर CED का क्षेत्रफल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AED का क्षेत्रफल है, इसको तो सेम रहने देंगे हम। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल इसको सेम रहने देंगे और हम त्रिभुज ECD को चेंज करेंगे। तो ECD को किस में करेंगे चेंज हम? ECD की जगह लिख सकते हैं हम ECD की जगह BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो जब हम ये लिखेंगे तो हमें पता है कि इसके बराबर हमारा क्या है, AD अपॉन में DB है। क्या है? AD अपॉन में DB। अब जब यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें पता है कि हमारा AE अपॉन में क्या आ जाएगा, AC, और बराबर क्या आ जाएगा, AD अपॉन में DB। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। यही हमें सिद्ध करना था, यानी DB है ये हमने क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, और एक और प्रमेय हमारी बचती है, उसको और समझ लेते हैं। 6.2 प्रमेय नंबर, इससे आगे क्या है हमारी 6.2, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो 6.2 प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यहाँ लिखोगे आप दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे देखो हमारे पास ये त्रिभुज दे रखी है, ये त्रिभुज है, इसमें क्या ABC त्रिभुज में DE है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास त्रिभुज, कलर ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर कौन सी रेखा खींची हमने, DE रेखा खींची, जो कि क्या BC के समांतर है। तो ये जो रेखा है हमसे क्या कह रहा है, भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसका हम जब बनेगा तो बनाएंगे कि भुजा AD अपॉन में DB, और ये हो जाएगा AE अपॉन में EC। ठीक है, ये दोनों प्रमेय आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रमेय आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और ये समझ में आई है, आपको अच्छे से इसको समझना भी है। एक बार फिर से वीडियो देखेंगे दोबारा से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 6.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, जो कि हमसे दिया हुआ है कि आकृति 6.17, क्या दिया है, आकृति 6.17, जो कि ये है आकृति 6.17। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमसे कि फर्स्ट चित्र है, ठीक है, और ये वाला है सेकंड। तो सेकंड के लिए अलग होगा क्वेश्चन और फर्स्ट के लिए अलग। तो कह रहा है फर्स्ट और सेकंड DE और BC हैं, DE और BC हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट में एक और, यानी हमसे क्या कह रहा है ये फर्स्ट में कि हमारे पास DE जो है हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ से सॉल्व करना है कि DE जो है क्या हमारा समांतर है किसके, BC के, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, यही ज्ञात करना है। और क्या करना है, फर्स्ट में EC और EC को ज्ञात करना है हमें, EC की लंबाई, यानी ये ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, ये समांतर दे रखा है और हमें EC ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें तो हमें पता है कि जब भी अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी हमारे पास त्रिभुज होती है और समांतर रेखाएं दे रखी होती हैं, यानी ये समांतर रेखाएं दे रखी हैं इसमें पहले से ही, तो हम इसको लिख सकते हैं कि AD, अभी हमने पढ़ के आए ना, AD अपॉन में DB हो जाएगा कितना, DB बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन में EC, यानी AE अपॉन में हो जाएगा EC। तो हमें पता है कि AD का मान कितना है, यहाँ पे 1.5 लिख लेंगे, और DE का मान कितना है 3, बराबर AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, और EC का मान हमें निकालना है तो इसको निकाल लेंगे, EC लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिख देंगे EC। अब हमें पता है कि इस पॉइंट को जब मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, यानी 15 से काटूंगा तो 15 दूनी 30, और इसका कर देंगे क्रॉस गुणा, तो हमारे पास EC बराबर आ जाएगा कितना, 2 निकल के। तो EC का मान कितना आ गया 2, ये हमारे पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड फिगर जो है उसका क्वेश्चन क्या है, उसमें हमसे पूछ रहा है कि AD ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है हमसे AD, यानी ये वाली ज्ञात करना है, ये वाली। ठीक है, हमारे पास दे रखा है AD ज्ञात करना है, DB दे रखा है 7.2, AE का मान दे रखा है, और इसका तो इसमें भी वही प्रमेय लगाएंगे अभी हम। तो हम लिख सकते हैं कि AD, कलर चेंज कर लेते हैं, AD अपॉन में हमारे पास DB हो जाएगा बराबर AE अपॉन में क्या आ जाएगा EC। अब AD का मान हमें पता नहीं है तो AD का AD रहने देंगे, और EC का पता है, DB का पता है 7.2 बराबर हमें 1.8 पता है इसका,
और इसका पता है 5.4। तो देखो अगर मैं काटूँ तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और मैं इसमें क्या करूँगा? क्रॉस गुणा करूँगा, तो मेरे पास यहाँ से आएगा AD बराबर यानी 3AD हो जाएगा ये, और बराबर कितना आ जाएगा? क्रॉस गुणा करूँगा जब इसका, तो क्रॉस गुणा करने पर कितना हो जाएगा बताओ? क्रॉस गुणा ऐसे करते हैं ना, तो ये 7.2 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 7.2। अब मैं यहाँ से अगर AD निकालता हूँ, AD, तो AD बराबर कितना आएगा? देखो 7.2 अपॉन में 3 भाग में आ जाएगा। 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 3, 3 चौक 12, कितना? 3 चौक 12, यानी AD का मान आ गया हमारे पास, AD बराबर आ गया हमारे पास 2.4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, यानी पहले क्वेश्चन में पहले फिगर में EC का मान पूछा था 2 आया, और दूसरे फिगर में AD का मान पूछा था तो 2 आया हमारा 2.4। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी त्रिभुज PQR में, कोई त्रिभुज है हमारे पास PQR, ठीक है, उसमें दिया है PQR में भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर होगा QR के। EF समांतर है QR के। तो देखो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है, और त्रिभुज लेने के लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो ये है, मान के चलो मेरे पास एक त्रिभुज, राइट। इस त्रिभुज में मुझे एक रेखा, क्योंकि हमारे पास दे रखा है PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर काटते हैं, तो मैं इसमें एक रेखा बना लेता हूँ, ये, ठीक है। एक मिनट, मैंने देखो एक त्रिभुज ले लिए, जिसको मैं मान लेता हूँ P, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P, और एक Q है और ये R है। इस पर मैंने क्या बोला है? PQ और PR पर, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, तो मैं इसको PQ पे मान लेता हूँ बिंदु E, और इसमें मान लेता हूँ बिंदु F। ठीक है, 2 हमारे बिंदु हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो ये है पहला क्वेश्चन, PE। तो PE कितना दिया है हमारे पास? 3.9। EQ कितना दिया है? 3 दिया है। और PF कितना दिया है? 3.6। और हमसे कितना? FR कितना दिया है? 2.4, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्या इन तीनों में से ये हमारे समांतर हैं? तो समांतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसका PE और EQ और PF और RF का, इनका रेशियो समान आना चाहिए। अगर रेशियो समान आता है तो कैसी है? समांतर हैं, और रेशियो समान नहीं आता है तो समांतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे कि PE अपॉन में EQ बराबर हमारा आना चाहिए PF अपॉन में कितना? FR। तो मैं जब इसको लिखूंगा तो मुझे पता है कि PE का मान है 3.9, अपॉन में 3 आ जाएगा बराबर 3.6, और अपॉन में ये आ जाएगा 2.4। अब मैं देखो इस पॉइंट से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको काटूँ तो देखो कितने से कटेगा। ये मेरा पता है कि 3 दहाई 30 होते हैं, और ये कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार। इसको मैं काटूँ तो 3 8 24, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये फिर से कट जाएगा अभी। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ रहा है, तो रेशियो कितना आ रहा है? देखो इसका आ रहा है 13/10, और बराबर कितना आ रहा है? 3/2। तो क्या ये बराबर हैं? बराबर ये नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कैसी है? बराबर नहीं है। तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन से जो हमारा आंसर निकलेगा, पहले वाले से, तो हम यहाँ पहले वाले से लिखेंगे कि हमारा EF जो है, इस वाले से हम लिखेंगे कि EF और QR क्या है? समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। तो ये हमारा इस पहले वाले क्वेश्चन से आंसर निकला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इसी में पूछा है कि PE हमारा दिया है 4, ठीक है, PE कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, EQ दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया 8 सेंटीमीटर, FR दिया 9 सेंटीमीटर। तो इससे भी कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको पूरा पहले तो मिटा लेते हैं, ठीक है। जब पूरा इसको रफ करेंगे, मान के चलो मैंने इसका ये मान मिटा लिया, तो मैं इसका दूसरे क्वेश्चन का मान रख देता हूँ। इसमें क्या है? इस दूसरे क्वेश्चन का मान मैं अगर रखूँ
तो देखो कलर चेंज कर लेंगे हम, ठीक है, बड़े प्यार से समझना है आपको। यह है हमारा 4, पीई 4 है, और ई क्यू कितना है 4.5, और पी एफ कितना है हमारा 8 है, और ये कितना है 9 दिया है। तो इसके लिए सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा था फर्स्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए चलता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास कि पीई यानी पीई, ठीक है, पीई और बट्टे में कितना आ जाएगा ई क्यू बराबर हमारा पी एफ और बट्टे में एफ आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 4.5 और 8 बट्टे में कितना आ जाएगा 9। तो क्या मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कभी आ जाएगा, देखो मैं करता हूँ, इस जीरो से हटाऊँगा, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, यानी मैं इसको अगर काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45, यानी ये हमारा आगे क्या आ रहा है 8/9 और बराबर क्या है 8/9। तो देखो ये तो हमारा कैसा आ रहा है, दोनों समांतर आ रहे हैं ना, ये बराबर आ रहा है रेशियो। जब रेशियो बराबर आ रहा है तो हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि हमारा, इसमें मैं क्या लिखूंगा कि ई एफ जो है, ई एफ समांतर है किसके, ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्यू आर के, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का, जो कि हमारा ये दे रखा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसको मुझे पूरा ही मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, ये रफ करता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसके मान चेंज है तो मान चेंज करने के लिए मिटाना पड़ेगा हमें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा कि पी क्यू, यानी पी क्यू कितना है हमारा, देखो पी क्यू हमें दे रखा है 1.28, पी क्यू ये पूरा यहाँ से और पूरा यहाँ तक कितना दे रखा है, एक मिनट पहले ले लेते हैं पहले, यानी यहाँ से पूरा यहाँ से और यहाँ तक पी क्यू कितना दे रखा है 1.28, ठीक है, और पी आर ये पूरा कितना दे रखा है 2.56, 2.56 दे रखा है। पीई कितना दे रखा है 0.18, ठीक है, और पी एफ कितना दे रखा है 0.36। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम पीई लेंगे, तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे हम, पीई अपॉन में पूरा पी क्यू लिख लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे पी क्यू बराबर पीई अपॉन में पी क्यू लिख लेंगे, और जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास आना चाहिए रेशियो किसके बराबर, पी एफ अपॉन में पी आर के। तो मैं इसको जब आगे सॉल्व करूँगा तो पीई का मान कितना है 0.18 अपॉन में कितना हो जाएगा 1.28 बराबर 0.36 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2.56। अब मैं इसको अगर काटता हूँ तो क्या कटेगा, ये देखो इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। तो अगर अब मैं इसको काटना चाहूँ तो ये 2 से देखो कितनी बार कटेगा, 2 ने 18 और 2 से इसको काटो, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, यानी 9/64 आ गया ये, ठीक है। इसको मैं काटूँ तो 4 नेम 36 और 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारा पीई ये 9/64 बराबर कितना आ गया 9/64, यानी ये दोनों हमारा कैसा आ रहा है रेशियो बराबर आ रहा है। तो जब रेशियो बराबर आता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हमारा पीई अपॉन पी क्यू बराबर है पी एफ अपॉन पी आर के, और जब ये बराबर है तो ई एफ जो है सॉरी समांतर, बराबर नहीं समांतर, क्या करना है हमें समांतर करना है, ई एफ समांतर होगी किसके क्यू आर के, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर ये सेकंड भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है वो देख लेते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। थर्ड में देखो एक आकृति दे रखी है हमें, ये हमसे कह रहा है कि आकृति 6.19 में डी ई यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन में ए बी बराबर ए एन अपॉन में ए डी, क्या ये हमारी समांतर होगी। तो इसको हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर मैं इसमें लेता हूँ कि कौन सा होगा हमारा, देखो मैं त्रिभुज ए बी सी लेता हूँ, ए यानी इस वाली त्रिभुज को ए बी और सी, जब इस वाली त्रिभुज को मैं लूँगा तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास ये वाली भुजा यानी एम एल एम किसके समांतर है बी सी के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एल
एम समांतर है बी सी के। जब ये समांतर है तो हमारे पास रेशियो क्या बनेगा, ए एल, यानी ये ए एल अपॉन में एल सी हो जाएगा, या ए एल अपॉन में ए सी पूरा ले लेते हैं हम, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, अब ऊपर देखो ए एम अपॉन में कितना हो जाएगा, ए बी, यानी ए एम अपॉन में ए बी हो जाएगा। और ये किस नियम से हुआ है हमारा, बीपीटी नियम से। बीपीटी नियम का मतलब थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यानी थेल्स प्रमेय से हुआ है। अब मैं अगर नीचे वाला त्रिभुज लेता हूँ, ये कौन सा, ए डी सी, इस वाले त्रिभुज को अगर मैं लेता हूँ, हमारे पास ये वाला त्रिभुज ए डी सी, तो ए डी सी यानी इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले ए एल लूंगा मैं, तो ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए एन अपॉन में कितना आ जाएगा, ए डी, क्या आ जाएगा, ए डी। अब देखो ये बन गया हमारे पास, ये भी किससे, बीपीटी नियम से किया हमने, किससे, बीपीटी नियम से, यानी थेल्स प्रमेय से। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम बराबर जब रखेंगे, इनको बराबर, तो देखो मेरे पास क्या है, ए एल अपॉन में ए सी, तो ए एल अपॉन में ए सी ए एम अपॉन में ए बी है, तो मैं इसका मान इसके बराबर रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए एम अपॉन में ए बी। जब हमारा ए एल अपॉन ए सी ए एम अपॉन ए बी के बराबर है, तो इसके बराबर भी तो ये होगा। तो मैंने क्या किया, इस ए एल अपॉन ए सी की जगह इस ए एम अपॉन ए बी को लिख दिया बराबर, इसके बराबर भी क्या है, ए एन अपॉन में ए डी। और जब ये हमारा होता है ए एम अपॉन ए बी, तो देखो क्या बना, ए एम अपॉन में ए बी, ठीक है, और ए एन अपॉन में ए डी। जब ये हमारी बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पास डी ई कौन सी समांतर होगी, तो ये बराबर हो जाएंगी। अब जब बराबर हो जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट, तो देखो हमारे पास आ गया ये, यानी ए एम अपॉन में ए बी था हमारा, और ए एन अपॉन में ए डी, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ए डी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ए डी है, यहाँ पे ए डी तो आया निकल के, देखो ये हमारा, तो यही तो सिद्ध करना था हमें, तो हमने ये क्या कर दिया है, सिद्ध हो गया है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4, और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, तो इसमें देखो हमसे क्या सिद्ध करा रहा है वो भी देख लेते हैं। आकृति 6.9 जो कि ये है 6.19, इसमें दे रहा है डीई, देखो डीई कहाँ है, डीई किसके समांतर है, एसी के, तो एसी ये रहा हमारे पास, यानी ये वाली रेखा जो है हमारी समांतर है एसी के, ठीक है, इस वाली रेखा के। और डी एफ किधर है, डी एफ ये समांतर है ए ई के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इस पूरी त्रिभुज में अगर मैं निकलना चाहूँ तो मेरे पास क्या क्या कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी ई, मेरे पास देखो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, यानी मैं लिख सकता हूँ इसमें कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के, ठीक है। जब डी ई समांतर ए सी के है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, यानी इसमें मैं बी डी, देखो जब डी ई समांतर है बी सी के, तो इससे हमारा निकलेगा कि बी डी अपॉन में हो जाएगा डी ए, बी डी अपॉन में डी ए बराबर, और बी ई अपॉन में हो जाएगा हमारा कौन सा, ई सी, क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है। ये हो गया किससे, हमारा थेल्स प्रमेय से, हम कह सकते हैं बी पी टी से, ठीक। अब अगर मैं चलता हूँ ई बी ई, यानी ई बी और ई बी, सॉरी ए बी ई में चलूँगा अब मैं, किसमें, ए बी ई में, इसमें चलेंगे तो ये वाली देखो हमारे पास दो समांतर रेखा बनेंगी ए बी ई में। तो अब मैं चलता हूँ ए बी ई में, तो इसके लिए क्या लिखूँगा मैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में मेरे पास हो सकता है कौन सी रेखाएं, डी एफ समांतर हो सकती है ए ई के, और ए समांतर होगी तो मैं क्या लिखूँगा इसको, बी डी अपॉन में डी ए हो जाएगा, और बराबर बी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन में एफ ई, ये भी हमारा किस नियम से होगा, बी पी टी नियम से, ठीक है। अब देखो आगे, अब आ गया हमारा बस आंसर यहीं पे। अब आगे मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास देखो बी डी अपॉन डी ए
इसमें भी हमने निकाला था, मान लो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में बी डी अपॉन डी ए मैंने निकाला है बी ई अपॉन में ई सी। तो इस समीकरण 2 में क्या करूँगा मैं, बी डी अपॉन डी ए के पास के बराबर मैं बी ई अपॉन में ई सी लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, बी ई अपॉन में ई सी, और इसके बराबर मैं लिख देता हूँ बी एफ जो हमारा दे रखा है बी एफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ ई, एफ ई आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे यही तो करा रहा है, एफ ई अपॉन बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर बी ई अपॉन में ई सी। बस ये क्या हो गया है, थोड़ा इधर का इधर लिख गया है और ये वाला इधर। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी प्रश्नावली है, बस आपको ये थेल्स प्रमेय एक बार समझनी है अच्छे से। उसके बाद जो समांतर रेखाएं होती हैं वो हमारी दो रेखाओं को क्या करती हैं, समान अनुपात में विभाजित कर देती हैं। इसी से थेल्स प्रमेय से हमारा ये पूरा बन रहा है। थेल्स प्रमेय आपके अगर समझ में आता है तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 4 क्वेश्चन कर लिए अब तक हमने। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, जो कि आकृति दे रखी है 6.20। कह रहा है हमसे डी ई समांतर है ओ क्यू, यानी ये डी ई कहाँ पे, देखो डी ई, ये डी ई जो है समांतर है इस ओ क्यू के, यानी ये और ये वाली कैसी है, हमारी समांतर रेखाएं हैं। इसमें देखो क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्शाना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी ये ई एफ जो है क्या इस क्यू आर के समांतर है। ये सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ले लेते हैं डी पी आर, सॉरी त्रिभुज ओ पी, क्या लेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाली त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले इसी में हमें समांतर दे रखा है ये। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू में जब हम करते हैं तो इसके लिए देखो क्या है मेरे पास समांतर, डी ई समांतर है, डी ई समांतर दे रखा है ओ क्यू के। ठीक है, तो इससे हमारा बन जाएगा कि पी ई, क्या बनेगा, पी ई, थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा, पी ई और अपॉन में ई क्यू बराबर किसके बनेगा, हमारा पी डी और अपॉन में डी ओ, डी ओ इसके बराबर बन गया। किससे बना है हमारा, थेल्स प्रमेय से, यानी बी पी टी से। हम इसको बी पी टी बोलते हैं सॉल्व में, शॉर्ट में, पहला समीकरण। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, कौन सी त्रिभुज लूंगा अब, डी पी आर। तो देखो डी पी आर किधर बन रही है हमारी, डी पी आर, डी पी आर नहीं सॉरी ओ पी आर, क्या लेंगे हम, ओ पी आर, क्योंकि एक बार हमने ये इधर वाली लिया, अब मुझे ये वाली लेनी है। ठीक है, ये वाली त्रिभुज। तो जब मैं इसको लूंगा तो यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज ओ पी आर, ओ पी आर जब मैं लूंगा तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, समांतर क्या क्या रेखा होंगी, डी एफ समांतर होगी ओ आर के, यानी डी एफ समांतर किसके होगी, ओ आर के। ठीक है, जब ये समांतर होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे मेरा, पी एफ, क्या बनेगा, पी एफ अपॉन में हो जाएगा एफ आर, और बराबर किसके आ जाएगा ये, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। ठीक है, इसके समांतर आ गया। अब सेम वही कंडीशन बन गई हमारी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। किस नियम से है ये भी बीपीटी नियम से है। तो मैं अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं और सेकंड को, तो देखो मैं सेकंड लेता हूं, पी एफ पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी ई अपॉन ई क्यू है। तो मैं इसकी जगह इसको अगर रख दूं, यानी समीकरण एक से पी डी और डी ओ का मान रख देता हूं, तो ये तो सेम रहेगा, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि पी एफ अपॉन में एफ आर हो जाएगा मेरा, और बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैंने, इसकी जगह देखो ये इसके बराबर ये है ना, तो इसको रख दिया, यानी पी ई अपॉन में रख दिया ई क्यू। जब मैंने ये रखा तो तब ये कब बनेगा हमारे पास, अगर ये वाला समीकरण बन रहा है तो ये देखो कि कब बन रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास पी ई। अब यहाँ पे देखना हमें कि पी ई अपॉन में एफ आर, तो एफ आर किधर है, पी ई अपॉन में एफ आर, पी ई अपॉन में एफ आर बराबर, तब रेखा कौन सी समांतर हो जाएंगी, ई एफ ये वाली और क्यू आर समांतर हो जाएंगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको पलट देता हूँ, इसका विलोम होता है, क्या होता है, इसका विलोम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई एफ जो समांतर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि प्रमेय जो हमने विलोम किया, बीपीटी का जो विलोम होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसको मैंने पीई जो है एफ आर के बराबर है, ये वाली रेखा और ये भी तो बराबर आ रही है हमारी। ठीक है, तो यही विलोम हो गया, यानी पीई अपन में ई क्यू, ठीक है, जो कि इधर है। तो मैं इसका जब पलट दूंगा तो हमारे पास ई एफ
और समांतर हो जाएगा OR के। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और ये किस नियम से हुआ है? विलोम नियम से। विलोम नियम क्या है? थेल्स प्रमेय का, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से ये वाला हमारा बराबर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपको लाते रहेंगे, और पूरा 10th का सिलेबस आपको पूरा कराना है हमें इस चैनल पे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।